नमस्कार साथियों, जी के भाई रोहित कुमार चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपके सामने स्पेशल सीएटी को टारगेट करते हुए राजस्थान कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। टोटल 4 पार्ट लाएंगे। 4 पार्ट में एक पार्ट में 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरे पार्ट में फिर 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरे पार्ट में फिर 25 के और चौथे पार्ट में फिर 25 के। इस प्रकार से आर्ट एंड कल्चर की टोटल 4 पार्ट में क्लास। एक क्लास का शायद ड्यूरेशन लगभग देखो कितना टाइम होता है, लगभग 50 से 60 मिनट रहेगा। और एक क्लास में 25 क्वेश्चन के साथ साथ वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले बार एग्जाम में कुछ आए हुए हैं और कुछ मन से बनाए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम मैं 10 क्वेश्चन साथ क्लियर कराऊंगा। तो पूरी आर्ट एंड कल्चर को हम समेटने की कोशिश करेंगे इन 100 क्वेश्चन में, यदि आपका प्यार बना रहा। और तो इसी प्रकार सीएटी के लिए इसी प्रकार 4 पार्ट में ज्योग्राफी के लेकर आऊंगा और 4 पार्ट ही मैं हिस्ट्री के लेकर आऊंगा। और आज हम बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति की। जो भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको लिए अवेलेबल करवा सकूं। आप ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए आपको मैं समय दूंगा। आप पहले आंसर सोचे समझे आंसर दे, फिर अपनी खुद एनालिसिस करें कि अपनी तैयारी कहां तक है। क्योंकि अब पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है सीएटी में, अब है केवल क्वेश्चन सोल्व करना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करें। आर्ट एंड कल्चर का बहुत सारा रोल होने वाला है, क्योंकि कम से कम 20 क्वेश्चन लास्ट बार सीएटी के पेपर को जो एनालिसिस किया है उसके अनुसार कम से कम 20 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आने हैं। इसी प्रकार ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर पार्ट लेकर आऊंगा। इसी प्रकार 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी लेकर आऊंगा। तो हम आज शुरुआत करते हैं। मां शारदे को नमन करते हुए शब्दों का समर्पण लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और क्वेश्चनों का आंसर भी साथ साथ देते जाए। सबसे पहले यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं कि तुलजा भवानी मंदिर व नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है, आप आंसर सोचना व आंसर देने की कोशिश करना। इतनी देर में सॉल्यूशन यहाँ पर मैं कुछ बताता हूँ। इन 4 ऑप्शन का हम ऑपरेशन करते हैं और कुछ बातों की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यदि सबसे पहले मैं दुर्गों की बात करूं कि दुर्ग स्थापत्य कला का सर्वप्रथम में हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो साक्ष्य की बात करें तो हमें कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा सभ्यता चलती है, कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा की बात की जाए तो ये कहां पर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा जो सभ्यता है वहां पर दुर्ग स्थापत्य का सबसे पहले क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। आप अपनी नोटबुक लेकर साथ बैठना, पेन भी लेकर बैठना। जो चीजें मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ वो साथ साथ लिखते हुए चलना, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। कालीबंगा से सर्वप्रथम दुर्ग स्थापत्य के साक्ष्य मिले। यदि मैं साक्ष्य की बात करूं या अवशेष की बात करूं तो यहीं से मिले। दुर्ग स्थापत्य के जनक के रूप में जाना जाता है महाराणा कुंभा को जाना जाता है, जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का जो काल था वो हर क्षेत्र में अव्वल रहा, चाहे वो चित्रकारिता के क्षेत्र में ले लो। हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ चित्र शैली में जो स्वर्णिम काल था वो महाराणा कुंभा का ही काल था। चाहे युद्ध के काल में ले लो, युद्ध भी बहुत सारे लड़े, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, इसलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। जो ये जनक मानती है ये पुस्तक है वीर विनोद। और वीर विनोद जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी श्यामल दास ददवाड़िया ने। आपको ये भी ध्यान रखना है, श्यामल दास ददवाड़िया ने ये पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक कहां पर बैठकर लिखी गई थी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाणी संग्रहालय। और वाणी संग्रहालय की यदि बात की जाएगी, वाणी संग्रहालय कहां पर स्थित है तो सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ कहां पर पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। और इस सज्जनगढ़ का निर्माण करवाया था सज्जन सिंह ने। और सज्जनगढ़ का जो निर्माण करवाया गया है इसे कहा जाता है उदयपुर की मुकुटमणि। और इसी में बैठकर श्यामल दास ददवाड़े ने वीर विनोद पुस्तक लिखी थी। और उसमें बताया गया कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माता जो है अकेले महाराणा कुंभा है, इसलिए स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा को जाना जाता है। दुर्ग स्थापत्य कला का सर्वप्रथम अवशेष कालीबंगा से मिलता है। यदि हम उल्लेख की बात करें कि उल्लेख कहां से मिलता है, कौन सी पुस्तक से उल्लेख मिलता है, तो आप ये ध्यान रखना है कि दुर्ग स्थापत्य कला का जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है वो मनु की एक पुस्तक है स्मृति। तो हमें सर्वप्रथम दुर्ग स्थापत्य कला का जो अवशेष या जो हमें उल्लेख मिलता है पुस्तक की बात करें तो मनु स्मृति में मिलता है। मनु स्मृति के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के बताए गए हैं। जो दुर्ग
नदियों के संगम पर होते हैं वो ओदक श्रेणी के दुर्ग होते हैं, और जो दुर्ग पर्वत पर स्थित होते हैं पार्वत्य श्रेणी या गिरि श्रेणी के दुर्ग होते हैं, और जो दुर्ग रेत के टीलों पर होते हैं वो दानवन दुर्ग होते हैं, और जो वन में स्थित होते हैं वो वन दुर्ग होते हैं। मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के बताए गए हैं। जो ओद किसका बनता है? पानी का बनता है, इसलिए नदियों के संगम पर जो दुर्ग स्थित होते हैं वो ओदक श्रेणी के दुर्ग होते हैं। राजस्थान में ओदक श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ, यदि मैं दुर्ग की बात करूं कि कौन सा दुर्ग है राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ ओदक श्रेणी का दुर्ग है, तो आप ध्यान रखना घाघरोन का दुर्ग है, और घाघरोन का दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के सीधा चट्टान पे बना हुआ है। इसका निर्माण करवाया गया था 11वीं शताब्दी में, डोड परमाणु द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आप ये भी ध्यान रखना, इसलिए इसे कहा जाता है डोडगढ़ कहा जाता है। यदि मैं स्थानीय नाम की बात करूं तो स्थानीय नाम है दुलरगढ़। हम पहले बेस की या एंट्री करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि दुर्ग स्थापत्य कला क्या है, कहां से सर्वप्रथम उल्लेख मिला। मनुस्मृति की पुस्तक में उल्लेख मिला, उसने दुर्ग 4 प्रकार के बताए। यही 4 प्रकार के दुर्ग बताए कौटिल्य ने, और कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में भी दुर्ग 4 प्रकार के बताए गए। बाद में आचार्य जो शुक्रनीति हुई, शुक्रनीति पुस्तक की, उसके अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के बताए गए। वापस अपने क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर भी निकाला होगा और आपका आंसर सही भी जाएगा। यदि आप चेक करना कि आंसर सही जाएगा या आपका रोंग हुआ, जो भी है। पहला ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर, तीसरा है कुंभलगढ़, चौथा है चित्तौड़गढ़। यदि मैं मेहरानगढ़ की बात करूं तो ये मेहरानगढ़ का जो दुर्ग स्थित है ये स्थित है जोधपुर में। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 12 मई 1459 की बात है, और उस समय करवाया था राव जोधा ने ये दुर्ग बनवाया था। इस दुर्ग की जो आकृति है वो मयूर के समान है, इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है मयूर ध्वज गढ़। यह जो दुर्ग बना हुआ है चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। आप ये भी साथ साथ ध्यान रखना, राव जोधा ने इस दुर्ग की स्थापना की थी। इस दुर्ग की जो नींव रखी थी वो करणी माता ने रखी थी, और करणी माता का बचपन का नाम था रिद्धि बाई। ये थोड़ी जो बेसिक जानकारी है वो मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। दूसरा जो ऑप्शन आता है अपना वो आता है रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है, और सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की थी ये भी आप ध्यान रखना, माधव सिंह ने। और माधव सिंह कछवा राजवंश के जयपुर के राजा थे। उसी माधव सिंह ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की स्थापना की थी, और यहाँ पर रणथंभौर का एक दुर्ग बना हुआ है। रणथंभौर का दुर्ग जो बना हुआ है अंडाकार पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इस दुर्ग की आकृति भी अंडाकार है। इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया। किसने करवाया? तो आप ये भी ध्यान रखना, रणथान देव ने करवाया। और रणथंभौर के दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है और दुर्ग राजस्थान के नंगे है, अर्थात इस दुर्ग के चारों तरफ है पहाड़ियां ही पहाड़ियां है, इसलिए ऐसा लगता है कि इस दुर्ग ने कपड़े पहन रखे हैं। और राजस्थान के जो अन्य दुर्ग है वो दुर्ग नंगे है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस दुर्ग के बारे में ये कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है और अन्य दुर्ग राजस्थान के नंगे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। यह दुर्ग हमीर देव चौहान के लिए जाना जाता है, और हमीर देव चौहान वही जिसे हठी हमीर के नाम से जाना गया। अकबर यहाँ पर वो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है 1301 ईस्वी में, 11 जुलाई 1301 ईस्वी की बात है। और उस समय दुर्ग में जोहर किया जाता है, जो कि राजपूताना या राजस्थान का प्रथम जल जोहर था। आपको ये भी साथ साथ ध्यान रखना है। तो रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। इसी हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी यहाँ पर। और 32 खंभों की छतरी इसलिए बनाई थी क्योंकि जेत्र सिंह का जो शासन था वो टोटल 32 सालों तक रहा, और उसे सुशासन के रूप में जाना जाता है, इसलिए 32 खंभों की छतरी बनवाई। राजा का काम होता है न्याय करना, और इस छतरी के नीचे बैठकर राजा न्याय किया करता लोगों के साथ, इसलिए इसे कहा जाता है न्याय की छतरी कहा जाता है। यहीं पर जोगी महल स्थित है, यहीं पर सुपारी महल स्थित है, और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहीं पर है। आपको यह भी ध्यान रखना है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहाँ पर है। यदि मैं दरवाजे की बात करूं तो दरवाजा कौन सा है? नवलखा दरवाजा जो है वो रणथंभौर दुर्ग में है। नवलखा भंडार की बात करें तो चित्तौड़गढ़, बुलंद दरवाजे की बात करें तो घाघरोन का किला। आगे और बात करते हैं, कुंभलगढ़ का जो किला स्थित है वो राजसमंद में स्थित है।
ये आप ध्यान रखना। कुंभलगढ़ किले का निर्माण पौराणिक ग्रंथों के अनुसार संप्रति मौर्य ने करवाया था, और यदि वैसे निर्माता आए तो अपने को करना है महाराणा कुंभा ने करवाया। अपनी पत्नी की याद में कुंभा जब मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला इमारत बनवाता है, विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। जैसे ही उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ और 1448 में जब उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ तो उसके जस्ट बाद ये दुर्ग बनवाता है। 1448 से लेकर 58 10 साल में इस दुर्ग का निर्माण होता है। और जब हमने पढ़ा है कि बनवीर जो पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार का अनोरस पुत्र था, उसने जब विक्रमादित्य को मार दिया और जब वो उदय सिंह को मारना चाहता था तो पन्ना दहाई ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया और कौन से दुर्ग में ले गई? कुंभलगढ़ दुर्ग में ले गई, आशा देवपुरा के पास। अर्थात मेवाड़ के राजाओं पर जब संकट आया तो भागकर कुंभलगढ़ दुर्ग में गए, इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अपना आता है जो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ के बारे में आगे जो क्वेश्चनिंग आएगी उसमें बात करेंगे। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा मैटर हो गया है। तो देखो इसमें तुलजा भवानी का मंदिर और नवलखा जो भंडार स्थित है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यदि मैं निर्माता को लेकर बात करूं कि निर्माता इसके कौन थे तो बनवीर इसके निर्माता थे। बनवीर वही जो विक्रमादित्य को मारते हैं और जो उदय सिंह को मारना चाहते थे और पृथ्वीराज सिसोदिया के अनोरस या दासी पुत्र थे। आपको ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना इसमें आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिला होगा। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? आप आंसर देने की कोशिश करना। इतनी देर में फिर ऑपरेशन करते हैं केक का। यदि मैं जालोर दुर्ग की बात करूं तो ये जालोर दुर्ग में जालोर में स्थित है। यदि मैं बात करूं कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर आक्रमण किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर रख दिया था जलालाबाद। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जलालाबाद नाम रख दिया था। और यहाँ पर जब जालोर पर आक्रमण होता है उस समय यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना है। कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान। और कानड़ देव के बेटे थे वीरमदेव, और वीरमदेव को प्रेम हो जाता है फिरोजा से, और फिरोजा किसकी बेटी थी? अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। आपको यह भी ध्यान रखना है। जब ये जालोर पर आक्रमण करने आ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी, उसके बहुत सारे रीजन थे। कई पुस्तकें ये मानती है कि मुख्य रीजन ये था, लेकिन मुख्य जो रीजन था वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर सोमनाथ मंदिर को लूटना चाहता था, और गुजरात में जाने के लिए जालोर से होकर जाना पड़ रहा था। उस समय जालोर के जो कानड़ देव चौहान है उन्होंने रास्ता देने से मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि तेरे बाप की जमीन नहीं है, इसलिए यहाँ से हम जाने की इजाजत नहीं देंगे। उस समय तो अलाउद्दीन खिलजी ने रास्ता बदल लिया, लेकिन वो बातें याद थी कि जालोर के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने हमें रोका था, और सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद वापस दिल्ली आए और आक्रमण करना स्टार्ट किया। लेकिन उसी समय सिवाना के, और सिवाना में शासक थे सिवाना के शासक थे सातल देव, और सातल देव ने न्योता भेजा कि इस पर आक्रमण करने से पहले, जालोर पर आक्रमण करने से पहले आपको सिवाना को जीतना पड़ेगा। इसलिए जालोर दुर्ग की जो कुंजी कहा जाता है, जो चाबी कहा जाता है, वो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना के दुर्ग को कुम्मटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इस दुर्ग के चारों तरफ कुम्मट वृक्ष की अधिकता है, इसलिए कुम्मटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। आगे देखो रणथंभौर की बात करें, हमने बात की है सवाई माधोपुर में स्थित है। अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है और दुर्ग नंगे हैं। 8वीं शताब्दी में रणथान देव ने निर्माण करवाया। जोगी महल स्थित है, जोरा बोरा का भंडार है, सुपारी महल स्थित है, और यहीं पर बनी हुई है पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ये रणथंभौर दुर्ग। यदि मैं जालोर दुर्ग की बात करूं तो जालोर दुर्ग में आप लिख लेना मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है। यहाँ पर मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है। साथ साथ आप ये भी लिख लेना कि मलिक शाह में लय में, इसमें मलिक में लय आ रहा है और जालोर में भी इधर लय आ रहा है, तो आप इस तरीके से ध्यान रख लेना थोड़ा सा। गागरोन दुर्ग की बात करें तो ये झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान का ओदक श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों ने करवाया। इसे स्थानीय भाषा में दुलरगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर 2 शाखे हुए,
एक जो साका होता है वो 1423 में होता है अचलदास खींची के समय, और अचलदास खींची के समय जो साका होता है उस समय मालवा के जो आक्रमण करने वाले थे वो थे होसंग शाह। आपको ये भी ध्यान रखना है 1423 में हुआ। इस बात की हमें जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, तो अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। और अचलदास खींचीरी वचनिका जो लिखी है वो लिखी है शिवदास गार्डन ने। आपको ये भी ध्यान रखना है शिवदास गार्डन ने अचलदास खींचीरी वचनिका लिखी है। तो ये बातें आप साथ साथ मेंशन करते जाना। वापस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तारागढ़ दुर्ग की बात करेंगे अगले क्वेश्चनों में। तारागढ़ दुर्ग वैसे दो है, एक तो बूंदी में स्थित है, एक अजमेर में। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमें बूंदी वाले दुर्ग को टच करना है या इसे क्रैक करना है। क्यों करना है, क्योंकि अजमेर का जो तारागढ़ था उसका पहले नाम था अजय मेरू। अजय पाल ने 1113 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजय मेरू दुर्ग इसे कहा जाता है, गढ़बीटली पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ रखा था, जबकि पहले से तारागढ़ जो नाम था वो बूंदी वाले किले का नाम था जिसका निर्माण बरस सिंह ने करवाया था। ये भी आप ध्यान रखना, जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे तारे की जैसी आकृति का हो, इसलिए बूंदी के दुर्ग को कहा जाता है तारागढ़ कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें अपना आंसर रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि और दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तरबंद है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में जिक्र कर लिया इसका, तो मुझे उम्मीद है कि सभी को यह आंसर आ गया होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसमें ध्यान रखना आप मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। ये जो दुर्ग बना हुआ है ये उतुंग शिखर पर बना हुआ है। साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना उतुंग शिखर पर बना हुआ है। इस दुर्ग के चारों तरफ जो परकोटा है वो 36 किलोमीटर है, इसलिए इसे कहा जाता है भारत की महान दीवार। यदि मैं चौड़ाई को लेकर बात करूं तो 4 या 8 घोड़े इस पर दौड़ाए जा सकते हैं। इस दुर्ग के अंदर कटारगढ़ स्थित है जिसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख, जिसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख। अर्थात महाराणा कुंभा यहाँ पर स्वयं रहता था और चारों तरफ निगरानी रखता था कि कभी भी दुश्मन का आक्रमण हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बैठकर निगरानी रखा करता था। यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, आपको ये भी ध्यान रखना है। और महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। और महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो उदय सिंह थे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक होता है वो 2 बार होता है, क्योंकि उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाना चाह रहे थे। महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए जो भी राजा बनता था वो घर पे रहता था और जो राजा नहीं बनेगा वो शमशान घाट में जाता था। वे अंतिम संस्कार भी होगा राजा का, जो जिसकी मृत्यु हो गई। तो अंतिम संस्कार पे गए हुए थे गोगुंदा में, जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और वहीं पर महाराणा प्रताप थे। तो महाराणा प्रताप, आसपास के लोगों ने सोचा कि महाराणा प्रताप यहाँ पर कैसे उपस्थित हुए, महाराणा प्रताप तो राजा बनेंगे तो उन्हें राजा बनना चाहिए। और उसी समय होता गया है कि आसपास के लोगों की सहमति से महाराणा प्रताप का शमशान स्थल पर ही राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो एक तो राज्याभिषेक यहाँ पर हो गया और दूसरी बार जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इसलिए महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ वो 2 बार हुआ है। यदि अपने से क्वेश्चन ऐसा पूछे कि विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक होता है वो कहाँ होता है, तो ध्यान रखना आप कुंभलगढ़ में। भाई शमशान घाट में विधिवत रूप से थोड़ी होगा, वहां पर तो माजरा ही अलग रहता है। भाई उदय सिंह की जो चिता है वो चिता जल रही है तो वहां पर विधिवत रूप से थोड़ी होगा। तो ये आप ध्यान रखना है कि विधिवत रूप से यहाँ पर महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक होता है। रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो सवाई माधोपुर में स्थित है, बहुत बार चर्चा कर ली, 2-3 बार मैंने रिवाइज भी मार दिया इसको। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी बता दिया। तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो अजमेर में स्थित है, एक है बूंदी में स्थित है। बूंदी वाले में अर्थात ये रंग महल यहाँ पर प्रसिद्ध है और रंग महल का निर्माण शत्रुसाल ने करवाया था। और बूंदी के जो ये रंग महल है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण का होता है भीत पर बनाए गए चित्र, अर्थात दीवार पर बनाए गए जो चित्र होते हैं वो भित्ति चित्र होते हैं। तो बूंदी का रंग महल भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है जिसका निर्माण शत्रुसाल ने करवाया था। आप ये भी साथ साथ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें अपना आंसर हो जाएगा इसमें रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो चौथे नंबर का। अब आप ऐसे मत सोचना कि दुर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। चारों के चारों पार्ट में पूरी आर्ट एंड कल्चर है। किसी में भाई यहाँ पर यदि 5 से क्वेश्चन दुर्गों से रिलेटेड आ गए तो आगे वाले पार्ट में दुर्गों से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आप ऐसे में सोचना कि दुर्ग के क्वेश्चन उठा लिए, पूरे 4 पार्ट में पूरी आर्ट एंड कल्चर आएगी। मयूरध्वज गढ़ के नाम से राजस्थान के किस दुर्ग को जाना जाता है? रणथंबोर, जोधपुर दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग और जालोर दुर्ग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता है आंसर हो ही जाएगा। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथान देव ने निर्माण करवाया। 8वीं शताब्दी में जोगी महल स्थित है। जोरा बोरा का भंडार है। नवलखा दरवाजा है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। पीर सदरुद्दीन की यहाँ पर दरगाह बनी हुई है। बहुत सारा कंटेंट हमने इस दुर्ग के बारे में याद कर लिया। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि और दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये बहुत सारा कंटेंट हमने इसके बारे में जाना। जोधपुर दुर्ग की बात करें तो इसे कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और यदि इस दुर्ग का निर्माण करवाया तो राव जोधा ने करवाया। राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। कब करवाया? तो 12 मई 1459 में। आप 1459 और 1559 को लेकर कभी कंफ्यूज मत होना। यदि 1559 की बात आ रही है तो उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी, और 1459 की बात आ रही है तो राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। और कौन सा दुर्ग बनवाया था? मेहरानगढ़ या जोधपुर का दुर्ग बनवाया था। यह जो दुर्ग है ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर निर्मित है, क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ी है और साधु महात्मा पहाड़ी पे ही रहते हैं। तो साधु महात्मा रहता था, उसका नाम था चिड़ियानाथ। तो चिड़ियानाथ को यहाँ से भगाया गया और चिड़ियानाथ को भगाकर यहाँ पर एक दुर्ग बनाया गया। इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। अर्थात ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, मयूर की आकृति में, इसलिए मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? जोधपुर दुर्ग इसमें अपना आंसर हो जाएगा। जालोर दुर्ग वही जिसका नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद किया था। अब देखो, कोई भी दुर्ग हो यदि वो नदियों के संगम पर स्थित है तो वो कहलाते हैं ओदक श्रेणी के दुर्ग। राजस्थान के यदि मैं नदियों के संगम पर दुर्ग की बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है राजस्थान में नदियों के संगम पर वो है गागरोन का दुर्ग। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। यदि मैं चित्तौड़गढ़ की बात करूं तो ये भी नदियों के संगम पर है। यदि मैं भैंसरोडगढ़ की बात करूं तो ये दुर्ग भी नदियों के संगम पर है। भैंसरोडगढ़ की बात करूं तो ये नदियों के संगम पर है। यदि मैं जालोर दुर्ग की बात करूं तो ये एक ही नदी के किनारे स्थित है। जालोर का जो दुर्ग है वो सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। भैंसरोड का जो गढ़ है वो चंबल नदी प्लस बामनी नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था, और इस दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेलोर। इस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, और यह चंबल प्लस बामनी नदी के किनारे स्थित है। यदि मैं ऊपर वाले और दुर्ग की बात करूं कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, तो गंभीरी प्लस बेड़स नदियों के किनारे स्थित है। और जो भी दुर्ग नदियों के किनारे स्थित होते हैं वो ओदक श्रेणी के दुर्ग होते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो सभी श्रेणियों में शामिल है। जो आचार्य शुक्र नीति ने 9 प्रकार की बताई है उसमें सभी श्रेणियों में शामिल है, केवल एक श्रेणी को छोड़कर, दानवन श्रेणी को छोड़कर। तो आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ का किला एक श्रेणी को छोड़ता है, केवल दानवन श्रेणी को छोड़कर। इसीलिए कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, कि गढ़ तो राजस्थान में एक ही है चित्तौड़, बाकी तो खिलौने हैं। गागरोन दुर्ग की बात करें तो ये दुर्ग जो है ये है काली सिंध प्लस आहू नदी के किनारे। काली सिंध प्लस आहू नदी के किनारे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर टोटल मैंने जितनों भी नदियों के संगम पर दुर्ग बने हुए हैं या नदियों के किनारे दुर्ग बने हुए हैं उन सभी दुर्गों की मैंने बात कर ली है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा अपना घाघरोन दुर्ग। वही घाघरोन दुर्ग जो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो सीधा चट्टान पे बना हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो, जैसलमेर में स्थित, अर्थात क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। जैसलमेर में स्थित है सोनारगढ़ दुर्ग के दूसरे साके के समय वहां का शासक कौन था, तो रावल लूणकरण, रावल दूधा, रावल जैसल अमीर अली। तो यहाँ पर देखो हम जैसलमेर दुर्ग की बात करते हैं। जैसलमेर का जो दुर्ग है वो बाठी राजा जैसल ने बनवाया था। बाठी राजा
जयसल ने बनवाया था ये दुर्ग। और राजस्थान में ये दुर्ग जो है वो दानवन श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। ये जो दुर्ग है वो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इस दुर्ग की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। आपको ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसकी जो छत बनी हुई है वो लकड़ी की बनी हुई है, और इस छत जो लकड़ी की बनी हुई है इस पर 2009 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया है। सत्यजीत रे ने इस पर पिक्चर भी लिखी है, पिक्चर भी बनाई है, और जो पिक्चर बनाई है वो है सोनार किला। सोनार किला के नाम से, सोनार किला के नाम से सत्यजीत रे ने इस पर एक पिक्चर भी बनाई है। ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि बात कर रहे हैं मैं जैसलमेर की, और जैसलमेर मारवाड़ में आता है, और मारवाड़ में वैसे ही पानी की कमी रहती है, वहां पर पीने के लिए पानी नहीं रहता है, इसलिए चूने में बहुत सारी पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी कहाँ से लाएंगे। इसलिए जैसलमेर का जो किला है उसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। आपको यह भी ध्यान रखना है, एकमात्र दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। श्री कृष्ण जी के द्वारा यहाँ पर जैसलू कुएं का निर्माण करवाया गया। एक बार कहा जाता है कि अर्जुन को प्यास लगती है, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, और श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से जैसलमेर में एक कुएं का निर्माण किया गया जिसे जैसलू कुआं कहा जाता है। बाद में जैसे ही अर्जुन ने अपनी प्यास बुझाई, और प्यास बुझाने के बाद अर्जुन ने कहा कि मेरी प्यास बुझ गई, अब वापस इसे जो एक कुआं है इसे वापस आप सही कर दो। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, जो मेरे आने वाले समय में मेरे वंशज यहाँ पर आएंगे और मेरे वंशज इस कुएं से क्या पिएंगे, पानी पिएंगे। तो आप यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखना। चित्रकला से रिलेटेड यहाँ पर एक चीज आती है कि यहाँ पर जिनभद्र सूरी भंडार है, और ये जिनभद्र सूरी भंडार एक संग्रहालय है पुस्तकों का, एक संग्रहालय है पुस्तकों का, जहां पर राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित चित्र रखे हुए हैं। 2 चित्र है, ओघ नियुक्ति व्रति और 10वें काली का सूत्र चूर्णी, जिनका समय है 1060 ईस्वी का, 1060 ईस्वी का, और इनके जो चित्रकार है वो है आलेखकार पाटिल। और आलेखकार पाटिल कहाँ के थे? गुजरात के थे। आप ये भी ध्यान रखना। आगे जब चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। यदि क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित चित्र कौन से है, तो ओघ नियुक्ति व्रति, 10वें काली का सूत्र चूर्णी। यदि हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान में चित्रित प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं, तो फिर अपने को मेवाड़ वाले जो तेज सिंह के समय बना था एक, और एक मोकल के समय बना था, उसके बारे में ध्यान रखना। तेज सिंह के समय जो बना 1260 ईस्वी में कमल चंद ने एक चित्र बनाया था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और मोकल के समय एक चित्र बनाया था सुपार्श्वनाथ चर्या में जो हीरानंद ने बनाया था। आपको यह भी ध्यान रखना है, वही हीरानंद जो बाद में कुंभा के दरबार में चला गया और कुंभा के चित्रकारिता गुरु भी कहलाए। ये बहुत सारी बातें, ये चित्रकला का जब क्वेश्चन आएगा उस समय बात करेंगे। तो यहाँ पर अर्ध साका हुआ था एक जैसलमेर में, और जैसलमेर में 2 साके तो पूर्ण हुए थे, और लास्ट में जो अर्ध साका हुआ था उस समय अमीर अली ने यहाँ पर आक्रमण किया था, जिसके कारण दुर्ग में अर्ध साका हुआ था। पूर्ण रूप से साके का समय नहीं मिल पाया था। वैसे जो दूसरा जो साका हुआ था वो राव दूदा उस समय यहाँ के शासक थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करेक्ट करना है, ऑप्शन बी नंबर। बूंदी का प्रसिद्ध रंग महल किसने बनवाया? मैंने अभी बताया कि बूंदी में तारागढ़ स्थित है, दूर से देखने पर तारे के समान आकृति दिखती है। बरसिंघाड़ा ने 1354 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और यहाँ पर उम्मेद सिंह ने एक महल बनवाया। यदि मैं बात करूं यहाँ पर शत्रुसाल ने महल बनवाया, और शत्रुसाल ने एक महल जो बनवाया वो महल है रंग महल, और रंग महल में भित्ति चित्र जो है वो प्रसिद्ध है भित्ति चित्रण के लिए। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना इसमें राव शत्रुसाल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 7 में अपना आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो दुर्गों से रिलेटेड अपने क्वेश्चन लगभग पूरे हो गए। अब इसमें दुर्ग स्थापत्य कला से रिलेटेड महल से संबंधित इसमें अपने क्वेश्चन आ रहे हैं। महल की यदि मैं बात करूं तो सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है? टोंक में स्थित है। टोंक में मुबारक महल भी स्थित है। मुबारक महल 2 है, एक जयपुर में स्थित है, एक टोंक में स्थित है। टोंक वाला जो मुबारक महल है वो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो जयपुर का मुबारक महल है वो स्वागत के लिए एक महल का निर्माण किया गया था माधो सिंह के द्वारा। लाल कोठी कहां पर स्थित है? तो आपको पता होगा लाल कोठी तो जयपुर में स्थित है। लालगढ़ पैलेस की बात करें तो ये
बीकानेर में स्थित है। और मृगया महल की बात करें तो ये भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में आप ये भी ध्यान रखना है कि लोहागढ़ स्थित है, जिसका निर्माण 1733 ईस्वी में जाट राजा सूरजमल ने करवाया था। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखना। इसे लोहागढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय सिंधिया मल्हार राव होलकर को यहाँ पर शरण दी गई थी, उस समय लॉर्ड लेक नामक अधिकारी ने 5 बार आक्रमण किया था और भरतपुर के लोहागढ़ को जीत नहीं पाया था। उस समय यहाँ के शासक थे रणजीत सिंह, तो एक बार भी जीत नहीं पाया, इसलिए तब से इस दुर्ग को जाना जाता है लोहागढ़ के नाम से। इसमें आप ऑप्शन करेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, मैंने जो सही आंसर है वो टिक कर दिया है। आगे देखो 90 नंबर का क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। पूरा हवा महल यहाँ पर मैं बताता हूँ, तब तक देखो मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह और राम सिंह द्वितीय। ये राम सिंह द्वितीय कब था? आप ये ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय यहाँ का जो राजा था वो राम सिंह था, आपको यह भी ध्यान रखना है। इसी राम सिंह ने जयपुर को कौन से रंग से रंगवाया था? गुलाबी कलर से रंगवाया था, इसलिए जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर को दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है, छोटी काशी भी कहा जाता है जयपुर को, और पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है या भारत का पेरिस भी कहा जाता है। अब ये भी बात ध्यान रखना। प्रताप सिंह की बात करें तो प्रताप सिंह श्री कृष्ण के भक्त थे अत्यंत, इसलिए अपने आप को उपाधि दे रखी थी इन्होंने ब्रज निधि। और श्री कृष्ण के जो मुकुट है और मुकुट के समान ही एक महल का निर्माण करवाया, और जिस महल का जो निर्माण करवाया वो महल है हवा महल। ये जो हवा महल है टोटल 5 मंजिला है। पहले हमें यही पूछता था कि हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? 1799 ईस्वी में। इसके वास्तुकार कौन है? तो लालचंद इसके वास्तुकार है। यही क्वेश्चन पूछा जाता, इससे डेप्थ नहीं जाता। लेकिन लास्ट का जो एग्जाम का पैटर्न बदला है, थोड़ा डेप्थ में गया है और हमें इसके मंजिलों को लेकर क्वेश्चन पूछा है। यदि मैं मंजिलों की बात करूं तो टोटल इसकी जो मंजिल है वो 5 मंजिल है। सबसे जो ऊपरी मंजिल है उस मंजिल का नाम है हवा मंदिर। हवा मंदिर के नीचे जो मंजिल है उसका नाम है प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर। और जो बीच वाली है उसका नाम है विचित्र, बीच वाली का नाम है विचित्र। और यदि मैं नीचे बात करूं तो शरद, और इसमें प्रताप खुद रहता था इसलिए कहा जाता है इसे प्रताप मंदिर। और ऊपर वाली का नाम है रत्न मंदिर। तो टोटल इनका क्रम है। यदि हमसे ऐसा पूछा जाए कि प्रथम से लेकर अंतिम मंजिल का क्रम बताओ, तो आपको ये ध्यान रखना प्रथम मंजिल ये नहीं है, सबसे पहले नीचे वाली मंजिल बनेगी, फिर उसके ऊपर मंजिल बनेगी, फिर उसके ऊपर बनेगी। तो ये जो इनका क्रम है वो आपको इसी प्रकार से याद रखना है। याद रखने का थोड़ा सा का फॉर्मूला देख लेना कि किस तरीके से हम इनको याद और भी अच्छे से रख सकते हैं। कि बीच, बीच आता है, बीच विचित्र, ये हो गया। सबसे ऊपर हवा चलती है, हवा के नीचे क्या आ गया? प्रकाश आ गया। सबसे नीचे नीचे शरद, और शरद का हमने र निकाला, र निकाल के क्या कर दिया? रत्न कर दिया। इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? क्योंकि गणगौर और तीज की सवारी निकाली जाती और रानियों की इच्छा थी कि हम भी गणगौर और तीज की सवारी देखें। लेकिन देखे कैसे भाई? यदि ओपन में देखते हो तो सभी जो लोग हैं सवारी निकालने वाले वो रानियों को देखेंगे। राजा इस प्रकार से ये नहीं चाहते थे कि रानियों को कोई देखे, क्योंकि उनकी मर्यादा एक हुआ करती थी, पर्दा प्रथा इतनी ज्यादा थी। तो उस वजह से इस महल का निर्माण करवाया गया था, जिस महल में आकर रानियां अंदर से बाहर की तरफ देख सकती है, लेकिन बाहर वाला आदमी अंदर की तरफ नहीं दिखता आदमी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, इस महल का निर्माण सवारी देखने के लिए करवाया गया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। सवाई जयसिंह की मैं बात करूं कि जयपुर की स्थापना कब की, तो 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना की थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट देने की कोशिश की है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर अपना आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए कि काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, तो देखो पुष्कर की बात करें, जयपुर के पास बात करें, डूंगरपुर की, झालावाड़ की बात करें तो ये झालावाड़ में स्थित है। ये यूपी में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, उस समय यहाँ पर आया हुआ था और यूपी में एक प्रदर्शनी लगी थी और वहां से इसे लेकर आया था राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह
इसे लेकर आया। कब लेकर आया? 1932 में। और वर्तमान में ये काठ का जो रेन बसेरा है वो झालावाड़ में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसमें अपना इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10वें का ऑप्शन 4 इसमें आंसर आएगा। अहाड़ की छत्रिया कहां पर स्थित है? देखो, राजा महाराजाओं का जो शाही शमशान स्थल था वो छत्रिया होती थी। यदि मैं मुख्य रूप से मेजर राजवंशों की बात करूं या राजस्थान में पूरी छत्रियों की एक नजर में बात करें तो देखो, आमेर में किनका शासन था? कछवाओं का शासन था। आमेर में कछवाओं का शासन था। और आमेर के कछवाओं का जो शाही शमशान स्थल था वो कहलाया है गेटोर की छत्रिया। गेटोर की छत्रिया। यदि मैं गेटोर की छत्रियों की बात करूं कि ये कहां पर स्थित है तो नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में। नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है जयपुर का पहरेदार। नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है जयपुर का पहरेदार। और इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया गया था? तो आप ये भी ध्यान रखना, मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये भी साथ साथ ध्यान रखना। यहाँ पर यदि बात की जाए कि सबसे पहले किसकी छतरी बनी हुई है तो सवाई जयसिंह की। अगला क्वेश्चन और निकल कर आता है कि राजस्थान में आमेर रियासत में क्या सवाई जयसिंह से पहले राजा नहीं थे? राजा थे, लेकिन उनकी जो छतरी बनी हुई है वो आमेर में बनी हुई है। आमेर में बनी हुई है। उनकी जो छतरियां है गेटोर की छतरियों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ के एक राजा थे, शासक थे जगन्नाथ कछवा, जिनकी 32 खंभों की जो छतरी है वो बनी हुई है मांडल में। और मांडल कहाँ पर पड़ता है आपको ये ध्यान रखना है, भीलवाड़ा में पड़ता है। यहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। वही जगन्नाथ कछवा जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की तरफ से अंतिम सैनिक अभियान पर भेजा जाता है, वही जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडल में बनी हुई है। तो ये आमेर की हमने बात कर ली। यहाँ पर यदि मैं उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर का जो शाही शमशान स्थल था वो था अहाड़ में, और जिसे कहा गया महासतिया। जिसे कहा गया महासतिया। यदि मैं जोधपुर की बात करूं राठौड़ों की तो जोधपुर में राठौड़ का जो शाही शमशान स्थल था वो राजाओं का अलग था, रानियों का अलग था। यदि मैं राजाओं की बात करूं तो मंडोर में स्थित था। यदि मैं रानियों की बात करूं तो पंचकुंडा में इनका शाही शमशान स्थल था। यदि मैं बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर के शाही शमशान स्थल को कहा गया देवी कुंड की छत्रिया। देवी कुंड की छत्रिया कहा गया। यदि मैं जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जो छत्रिया है जैसलमेर में वो है बड़ा बाग की छत्रिया। यदि मैं हाड़ौती में बात करूं तो हाड़ौती में कोटा और बूंदी की, तो कोटा का यदि मैं बात करूं तो सारबाग की छत्रिया, और यदि मैं बूंदी की बात करूं तो केसर बाग की छत्रिया। आपको यह भी ध्यान रखना है। टोटल यहाँ पर जितने भी मेजर रूप से बड़ी बड़ी छत्रियां राजवंशों से संबंधित उसकी मैंने बात की है। क्वेश्चन अपना पूछ रहा है कि अहाड़ की जो छत्रिया है वो कहां पर स्थित है, तो आप ध्यान रखना कि उदयपुर में स्थित है। मैंने अभी लिखा है ये रहा, और उदयपुर में इसे कहा जाता है महासतियों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें उदयपुर अपना आंसर हो जाएगा, वही उदयपुर जिसकी स्थापना उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर का देखो, पुष्कर मेला कब लगता है? अब देखो, अपना स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, महल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, छत्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, दुर्गों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। एक 4-5 क्वेश्चन में एक टॉपिक को टारगेट करते हुए मैं चल रहा हूं। इसी प्रकार से मैंने ये मेंशन किया, ये बनाया है पूरा प्रो फार्मूला। राजस्थान में या भारत में जो मेले त्योहार मनाए जाते हैं वो विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं, और विक्रमी संवत कैलेंडर की स्टार्ट किया था वो किया था विक्रमादित्य ने। और विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे आपको ये भी ध्यान रखना है, मालवा के राजा थे। एक कैलेंडर चलता है ईसवी जो कैलेंडर है ये है सूर्य पर आधारित, और जबकि विक्रम संवत जो कैलेंडर है ये है चंद्रमा पर आधारित। आपको यह भी ध्यान रखना है। 57 वर्ष आगे कौन सा चलता है? विक्रम संवत आगे चलता है। यदि एक महीने की मैं बात करूं तो एक महीने के पखवाड़े होते हैं 2। एक पखवाड़ा होता है कृष्ण पखवाड़ा, दूसरा जो पखवाड़ा होता है वो होता है शुक्ल पखवाड़ा। कृष्ण पखवाड़े में चांद की गिरावट होती है, जबकि शुक्ल पखवाड़े में चांद की बढ़ोतरी होती है। और लास्ट का दिन होता है शुक्ल पखवाड़े का पूर्णिमा, मतलब फुल मून। और यहाँ पर जो कृष्ण पखवाड़े का जो लास्ट का दिन होता है वो होती है अमावस्या, मतलब डार्क मून। अर्थात पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में क्या लगता है? मेला लगता है। आपको ये भी ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में मेला लगता है। आपको ये साथ साथ ध्यान रखना है। चैत्र पूर्णिमा की मैं बात करूं तो हनुमान जन्मोत्सव क्या आता है इसी दिन?
हनुमान जन्मोत्सव आता है, आप ये भी ध्यान रखना है। हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जी किसके भक्त थे? तो राम जी के भक्त थे। राम नवमी या राम जी का जो बर्थडे है, जन्मदिन है, वो भी चैत्र महीने में आता है, शुक्ल पखवाड़े की नवमी के दिन आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, जिसे कहा जाता है राम नवमी कहा जाता है, और राम नवमी के दिन राम जी का जन्मदिन। श्रावण पूर्णिमा की बात करें तो श्रावण पूर्णिमा को राखी, जिसे कहा जाता है राखड़ी पूनम, राखड़ी पूनम भी कहा जाता है। बहन भाई के हाथ में नारियल देकर राखी बांधती है, इसलिए इसे कहा जाता है नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, राखड़ी पूनम या नारियल पूर्णिमा भी। महाकवि माघ जो संस्कृत के रचयिता थे, संस्कृत में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, शिशुपाल वदम, और संस्कृत जो दिवस मनाया जाता है वो भी श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। भाद्रपद पूर्णिमा से क्या स्टार्ट हो जाते हैं? श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं, जो पूर्वजों की याद में श्राद्ध निकालते हैं हम, वो ये है। तो आप ये ध्यान रखना कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में मेला लगता है। इसी दिन कोलायत झील के किनारे भी मेला लगता है। गोपाल सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? तो आप ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन ध्यान रखना, करौली में गोपाल सिंह की छतरी स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें नंबर का देखो, फिर मिलान का क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, यदि अपने को एक भी आ रहा है तो फिर चेक कर लो। यहाँ पर देखो सबको पता रहता है थार महोत्सव कहाँ पर बढ़ता है, तो हमें पता है कि जो थार महोत्सव है वो बाड़मेर में बढ़ता है। यदि मैं जैसलमेर की बात करूँ तो जैसलमेर में महोत्सव आयोजित होता है मरु महोत्सव। यदि मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में उत्सव आयोजित होता है पतंग महोत्सव आयोजित होता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो थार महोत्सव की बात करें तो बाड़मेर, मरु महोत्सव की बात करें तो जैसलमेर, चंद्रभागा की बात करें तो झालावाड़, और सरस मेला की बात करें तो कहां पर आ गया? जयपुर। आप मिलान कर लेना, जो सही है मैंने यहाँ पर लगा दिया। फर्स्ट में देखो क्या आएगा? जयपुर आएगा। तो ए में बी किस में आ रहा है? ए में 2 यहाँ नहीं आ रहा, ये कट हो गया, ये कट हो गया, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। बी को चेक करते हैं, बी में फर्स्ट किस में आना चाहिए? बी में फर्स्ट इसमें आ रहा है, बी में फर्स्ट इसमें भी आ रहा है। सी की बात करें तो सी में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, सी में 4 इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी कट हो गया और बचा हुआ आंसर अपना क्या हो गया? सी ऑप्शन अपना इसमें आंसर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेणेश्वर मेला कब लगता है? देखो सबसे पहले यदि मैं बेणेश्वर धाम की बात करूं, स्थापना किसने की, और बातें करूं, तब तक आप आंसर देने की कोशिश करना कि कब लगता है। बेणेश्वर धाम मेला जो लगता है इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम की जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी संत मावजी ने, और संत मावजी ने एक संप्रदाय चलाया था निष्कलंकी, और संत मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया जिसमें भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के रूप में पूजा गया, और इसी ने स्थापना की बेणेश्वर धाम की। एकमात्र ये खंडित क्या है? शिवलिंग है। आपको ये भी ध्यान रखना, खंडित शिवलिंग है। और बेणेश्वर धाम जो स्थित है ये कहां पर स्थित है? तो आप ध्यान रखना, नवा टापरा, नवा टापरा में स्थित है। नवा टापरा, और नवा टापरा साबला ये कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो आप ध्यान रखना 3 नदियों के संगम पर है, और वो 3 नदियां कौन कौन सी है? सोम, माही और जाखम। वही माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है मध्य प्रदेश से निकलकर, और यूं आकार में वापस राजस्थान से बाहर चली जाती है गुजरात की तरफ। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर यह जो मेला लगता है, संत मावजी ने उपदेश दिए थे, वो दिए थे चोपड़ा में, और चोपड़ा के टोटल जो भाग है वो 5 है। दीपावली के दिन चोपड़ा के दर्शन किए जाते हैं और इनकी पूजा की जाती है मकर संक्रांति के दिन। इसके भाग जो है टोटल 5 है, और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? वागड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और माघ पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। कार्तिक अमावस्या की बात करें तो कार्तिक अमावस्या में अभी हमने पढ़ा है, पुष्कर पढ़ा है, अभी कोलायत झील के बारे में आपको बताया, मेले के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है। माघ अमावस्या की बात करें तो इसे कहा जाता है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या अर्थात महिला इस दिन पूरे दिन चुप रहकर क्या करती है? व्रत करती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें अपना माघ पूर्णिमा आंसर हो जाएगा।
करणी माता का मेला एक वर्ष में कितनी बार भरता है? देखो जितनी भी माताएं उनके मेले नवरात्रों में भरते हैं। अब बात आती है नवरात्रों की कि नवरात्रे जो आते हैं वो साल में कितने आते हैं। देखो मेजर रूप से बात करें तो हम दो आते हैं, एक तो आते हैं चैत्र महीने में, एक आते हैं आश्विन महीने में। नवरात्रे हमेशा ध्यान रखना शुक्ल पखवाड़े में आएंगे। शुक्ल पखवाड़े की एकम से लेकर नवमी तक नवरात्रे आते हैं। इधर भी चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी को लेकर नवरात्रे आते हैं। दो जो नवरात्रे होते हैं वो होते हैं गुप्त नवरात्रे। आपको ये ध्यान रखना है, दो जो नवरात्रे होते हैं वो गुप्त होते हैं। और गुप्त नवरात्रे कब आते हैं तो आप ये भी ध्यान रखना, एक तो माघ में आता है, एक आता है आषाढ़ में। ये भी कब आते हैं? शुक्ल पखवाड़े में। और शुक्ल पखवाड़े की एकम से लेकर नवमी तक आते हैं। तो आपको ये पूरी बातें यहाँ पर ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें अपना आंसर हो जाएगा दो, कि नवरात्रों में आते हैं, चैत्र और आश्विन में मेला लगता है। आगे देखो 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखो, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? हमें पता है कि गलियाकोट कहाँ पर स्थित है, तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि डूंगरपुर में आयोजित होता है। ये उर्स है गलियाकोट का। बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट इसमें अपना आंसर हो जाएगा। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अभी हमने बात की है कि कौन सा मेला कहलाता है, बेणेश्वर मेला कहलाता है। एकमात्र खंडित शिवलिंग जिसकी स्थापना संत मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। यदि निरंजनी संप्रदाय अपने से पूछा जाए कि निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया, तो संत हरिदास जी ने चलाया। और हरिदास जी की जो पुस्तकें हैं, मंत्र राज प्रकाश, भरतरी सवाद, हरिपुरुश्री वाणी, हरिपुरुश्री साकी, और हरिदास जी को कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसमें 4 नंबर इसमें अपना आंसर हो जाएगा। गैर नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? कपिल मुनि, कोलायत झील, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ये आप ध्यान रखना, कार्तिक अमावस्या को। यदि यहाँ पर पर्वतसर का मेला बात करें तो ये कब है? पर्वतसर का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है, 1 महीने तक चलता है। वैसे 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है, एकादशी तक चलता है। कानन मेला कहाँ पर लगता है? तो आप ये ध्यान रखना, बाड़मेर में। और बाड़मेर की गैर प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार सी नंबर इसमें अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? ये एक अबूझ सावा है। अबूझ सावे वो होते हैं जिसमें बिना पूछे आप शादी कर सकते हो, जैसे देवउठनी ग्यारस को अबूझ सावा है, आप बिना पूछे शादी कर सकते हो। और जो देवउठनी ग्यारस के बाद ये रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी भी अबूझ सावा है। अक्षय तृतीया कब आती है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, ये भी एक अबूझ सावा है। और अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन ही किसकी स्थापना की गई थी? बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है। चैत्र शुक्ल तृतीया की मैं बात करूं तो क्या आती है बताओ? गणगौर आती है। चैत्र के बाद जो अगला महीना आता है वो आता है भाद्रपद। चैत्र में ये ध्यान रखना, शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर की पूजा की जाती है। गणगौर मतलब शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन किसकी पूजा की जाती है? तीज की पूजा की जाती है। और श्रावण के बाद महीना आता है भाद्रपद, और भाद्रपद महीने के कृष्ण पखवाड़े के दिन बड़ी तीज आती है। और बड़ी तीज कहाँ की फेमस है? आप ये भी ध्यान रखना, बूंदी की प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन सी नंबर इसमें अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं सोल्व करवा रहा हूँ। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो उसमें 4 चांद लगाने के क्वेश्चन काम करेंगे। सीएटी ही नहीं, आगे जो सीएटी के बाद कोई भी एग्जाम आएगी, भाई जीके तो यही रहने वाला है, इसलिए क्यों हम सीएटी को ही टारगेट बनाए। हालांकि सीएटी में ये यूजफुल है अपने लिए, लेकिन फटो ऐसे कि एक बार ही फटना पड़े। ये ऐसा नहीं हो कि फिर पटवारी के लिए फिर दोबारा हम जीके जीरो से फट रहे हैं। नारियल पूर्णिमा आपको बताया हुआ है कि श्रावण पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम पर मेला लगता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। फत्तर मार जो होली है, यदि मैं होली की बात करूं तो होली कब आती है? पहले ये देखो आप, फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है। और 1 महीने पहले डांडा रोपण होता है, तो माघ पूर्णिमा के दिन होली का होता है डांडा रोपण। और फाल्गुन के बाद
होली, फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है और होली के बाद नेक्स्ट अगले दिन महीना आएगा चैत्र, और चैत्र कृष्ण एकम के दिन धुलंडी आएगी। आपको यह भी ध्यान रखना, पत्थरमार जो होली है वो कहाँ की फेमस है, तो इनमें से असुमेलित कौन सा है? आप एक बार चेक करो, लठमार महावीर जी मंदिर करौली सही है, कोडामार बिनाय सही है, देवर भाभी की होली ब्यावर सही है। पत्थरमार जो होली प्रसिद्ध है ये है बाड़मेर की, ये आप ध्यान रखना। बाड़मेर में इल्लू जी की सवारी भी निकाली जाती है जिसे छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है, करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है, तो देखो कार्तिक महीने की बात करें तो हर महीने में पखवाड़े होते हैं दो, एक कृष्ण पखवाड़ा होता है, दूसरा होता है शुक्ल पखवाड़ा, और कृष्ण पखवाड़े की चतुर्थी के दिन मनाई जाती है करवा चौथ। तो आप ये ध्यान रखना, के फॉर कार्तिक, के फॉर कृष्ण, के फॉर करवा चौथ। तो करवा चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाई जाती है, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी नंबर इसमें अपना आंसर हो जाएगा। यदि आगे क्वेश्चन की बात करें कि बच्छ बारस का त्योहार कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। भाद्रपद के जितने भी यहाँ पर त्योहार मेले हैं वो मैं एक साथ लिख देता हूँ, आप लिख लेना अपनी कॉपी में। पहला जो पखवाड़ा है वो है कृष्ण पखवाड़ा, दूसरा जो पखवाड़ा है वो है शुक्ल पखवाड़ा। यहाँ पर तीज के दिन आती है बड़ी तीज, तीज के दिन आती है बड़ी तीज। यदि मैं छठ के दिन बात करूं तो ऊब छठे, छठ के दिन आती है ऊबे छठ आती है, और ऊब छठ मतलब बलराम जयंती। बलराम जी का वाहन था हल, इसलिए हल की पूजा की जाती है, हल छठ भी कहा जाता है इसे। और आगे आती है कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उसके बाद आती है गोगा नवमी आती है, गोगा नवमी के बाद आती है बच्छ बारस अर्थात बाछड़े की पूजा की जाती है, और उसके बाद आती है पूर्णिमा, और इसे कहा जाता है सती अमावस्या। पूर्णिमा नहीं अमावस्या आती है, पूर्ण अंधेरा होगा इसलिए सती अमावस्या आती है। दूसरे पखवाड़े की बात करूं तो दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पखवाड़ा है, यह है बाबेरी बीज, रामदेव जी का मेला स्टार्ट होता है। मैं गणेश चतुर्थी की बात करूं तो आगे गणेश चतुर्थी आती है, फिर आती है ऋषि पंचमी, उसके बाद आती है राधा अष्टमी, और उसके बाद आती है, उससे पहले आती है देवनारायण जयंती, फिर आती है तेजा दशमी, और फिर उसके बाद आती है जल झूलनी ग्यारस। और जल झूलनी ग्यारस भी एक अबूझ सावा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये पूरे भाद्रपद से संबंधित जितने भी मैंने कंटेंट है यहाँ पर दे दिया सुपर फास्ट के रूप में। तो देखो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन क्या आती है? बच्छ बारस आती है। इस दिन किसी भी प्रकार से चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। होली का जो अवसर है जो फाल्गुन पूर्णिमा पर आती है, नहान का आयोजन होता है, वो कहां पर होता है? तो आप ध्यान रखना, नहान अर्थात सभी लोग देवी देवताओं की यहाँ पर झांकियां निकाली जाती है, और झांकियां जहां पर निकाली जाती है ये है कोटा में स्थित है ये स्थान, और कोटा में झांकियां, और इसलिए नहान जो उत्सव प्रसिद्ध है वो कोटा का प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद है कि आज के जो ये 25 क्वेश्चन है मेरी मेहनत है वो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है, यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमें दे, जरूर दे। आपके सुझाव को मैं जरूर फॉलो करने की कोशिश करूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा वहां से बैठे बैठे और तो क्या कर सकते हैं, लेकिन एक मोटिवेशनल जरूर दे सकते हैं। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और इसे लाइक करें, और कोई भी आपका आदेश हो वो हमें दे। तो सभी पार्ट सेकंड के लिए तैयार रहना, मैं पार्ट सेकंड भी जस्ट जल्दी ही डालूंगा, और राजस्थान की कला संस्कृति, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी के सभी पार्ट इसी तरीके से मैं डालूंगा, इसी तरीके से लेकर आऊंगा। वो तब लेकर आऊंगा जब आप चाहोगे, तब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब बनेंगे, तब लेकर आऊंगा। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम, सभी को राजस्थानी में खंबा गणे, और सभी को जय हिंद जय भारत।